हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि मुझे आए दिन टेलीग्राम पर और दूसरे चैनल्स पर मैसेज करते रहते हैं कि सर मैं अभी इस ग्रेजुएशन लेवल पे हूँ, मैं अभी 12th पास करके आया हूँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ और मुझे ना यूपीएससी के बारे में जानना है, यूपीएससी के बारे में समझना है। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस आपके मन में पड़े हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं यहाँ देख लो। बहुत सारे क्वेश्चन कि ये यूपीएससी का सिलेबस कितना बड़ा है, साथ में प्रिपेयर कैसे करें इस यूपीएससी के लिए, अगर यूपीएससी के लिए करना भी है तो स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए हमें। साथ में सर हम तो कॉलेज भी जाते हैं, हम तो यहाँ पर भी पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है, तो टाइम को मैनेज कैसे करें। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर और उसको टैकल करने की रणनीति क्या होनी चाहिए। करंट अफेयर के नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं, नोट्स किन के बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, रिवाइज कैसे करना चाहिए और आंसर राइटिंग कब से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होती है आंसर राइटिंग वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ ब्रह्मास्त्र टिप्स लास्ट में इंक्लूडेड हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो आप में से जितने भी लोग बिल्कुल बिगिनर लेवल पर है ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसमें बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन थोड़ी ईज हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। बस आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी कि अभी अपना 18 सितंबर आ रहा है और 18 सितंबर से हमारा प्रारंभ प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो अगर जो भी एस्पिरेंट इस प्रारंभ प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये एक 3 साल का प्रॉपर कॉलेज के साथ साथ पढ़ने वाला प्रोग्राम है। यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है और बड़े ही बेसिक से हम लोग धीरे धीरे सेमेस्टर वाइज 6 सेमेस्टर्स में आपके पूरे सिलेबस को वाइंड अप करके रिवाइज भी कराते हैं। खूब सारे टेस्ट प्रैक्टिस और डेली बेसिस पर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये बहुत सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दिया होगा, आप वहां पर क्लिक करके और इंफॉर्मेशन ले लेना। फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं अपने इस यूपीएससी की तरफ। यहां पर आप लोगों ने ना ऐसा देखा होगा कि सर यूपीएससी का सिलेबस के लिए अगर किसी सीनियर से पूछा तो उसने बोलता है कि बेटा पहले एनसीईआरटी पढ़ और वो एनसीईआरटी पढ़ ले तो फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ और फिर स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ ले तो उनको बार बार पढ़। ये बड़ा ही सिंपल सा फंडा समझ में आता है, लेकिन एक्चुअल में ये कब कैसे कहां पर होगा पता नहीं है। इन सभी चीजों को समझने के लिए वी मस्ट नो कि एक्चुअल में हमारा यूपीएससी जो है ना, वो एक्चुअल में है क्या चीज, किस श्रेणी का नाम है यूपीएससी और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो बहुत ही बेसिक से अगर मैं स्टार्ट करूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो तो आप लोग देखो सिलेबस को डाउनलोड करके भी पढ़ लोगे, अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सिलेबस पोस्ट कर दूंगा इस वीडियो के बाद, डू नॉट वरी। हम लोगों को पता चलता है कि देखो कुल मिला जुला के अगर हम इसको समराइज करें तो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 3 है और जीएस पेपर 4 है। इस यूपीएससी में हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, बस आपको वही अंदाजा मुझे देना है इसमें। यहां पर हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री आप सबने अपने बचपन में पढ़ाई होगा, स्कूल टाइम्स में पढ़ा होगा यार, बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री कोई एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये शुरुआत होती है एंशिएंट से। एंशिएंट के साथ साथ इसमें मिडिवल भी आता है, फिर इसमें मॉडर्न हिस्ट्री आती है, इसमें फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आता है, इसमें फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है और इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर भी आता है। इसके बाद एक सब्जेक्ट इसमें है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के बाद एक बड़ा सा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी। इतनी बातें तो आप में से कई सारे लोगों को पता भी होगी। इनफैक्ट अभी इनके ना इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। यहां पर जीएस पेपर 2 की अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 2 में सबसे पहले स्टार्ट होती है पॉलिटी, और पॉलिटी के साथ मतलब इंडियन पॉलिटी, और उसके साथ ही आता है हमारा गवर्नेंस का पोर्शन। और इसमें एक सोशल सोसाइटी से, सोसाइटी इंडियन सोसाइटी से ही रिलेटेड एक और सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल जस्टिस। और इसके बाद एक होता है इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा पर गए, उनसे कैसे संबंध हैं, हम लोग क्या बायलैटरल एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कितने इंटरनेशनल फोरम्स में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साथ में मिलकर काम करते हैं। ये सभी बातें हम लोग आईआर के अंदर में करते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा जीएस पेपर 3 है, इसमें सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि ये स्टार्ट होता है हमारे इकोनॉमी से, इंडियन इकोनॉमी को हम लोग पढ़ते हैं। इसके साथ साथ इसी इकोनॉमी में ही 2 और सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है एग्रीकल्चर, दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर इसके बाद आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बाद आता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके बाद आता है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और फिर आता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी।
ये सारे सब्जेक्ट जीएस पेपर 3 में आते हैं। जीएस पेपर 4 एक आपका सबसे प्रिय सब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि इसमें आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि इसका नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये आप लोगों ने बचपन में मोरल साइंस पढ़ा था क्या? अरे क्लासेस में पढ़ते थे, समझ लो उसी का एडवांस्ड वर्जन है। और यहां पर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में आपका बड़ा ही सरल सा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं कि इसमें ऐसे क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज हैप्पीनेस, आपके लिए खुशी क्या है? तो आप बताओगे सर मेरी जिंदगी में तो एक ही खुशी थी, लेकिन अब वो किसी और के साथ है। तो ऐसी बातें नहीं है, उस खुशी की बात नहीं हो रही है। आपके एक्चुअल लाइफ में हैप्पीनेस आपको क्या चीज देती है, क्या करने से हैप्पीनेस मिलती है। तो किसी ने बोला रसगुल्ला खाने में बड़ा हैप्पीनेस आता है, तो मैं उसके लिए 2 किलो हैप्पीनेस लेके गया और रसगुल्ले पे रसगुल्ला खिलाते गया। 1 हैप्पीनेस खिलाया प्यार से, 2 हैप्पीनेस, 3 हैप्पीनेस, बड़ी खुशी हुई। उसके बाद उसकी हैप्पीनेस धीरे धीरे कम होने लगी यार। फिर एक बार उसने भी बोला कि बस भाई अब इससे ज्यादा खुशी नहीं चाहिए, नहीं झेल पाऊंगा मैं। तो क्या ये हैप्पीनेस है? तो आपके लाइफ में हैप्पीनेस के बड़े गोल्स हो सकते हैं। आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो आपके पर्सनल लाइफ में आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? तो ऐसे पर्सनलाइज्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। आप इसको पढ़ेंगे ना तो आप अपने आप को और डीपली समझेंगे कि मैं क्या हूं, मेरा नेचर क्या है, मैं किस चीजों को करने में ज्यादा सहज पाता हूं। तो बहुत सारे खुद के आंसर्स मिल जाएंगे, आपको खुद से बातचीत करनी होती है। बाकी इन सब के अलावा बच्चे, एक हमारे पास होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल सब्जेक्ट थोड़ा डिटेल का सब्जेक्ट है ना। इन सब को तो हमारे जनरल साइंस पर्सपेक्टिव से अप्रोच करना होता है, बट ऑप्शनल सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में, जैसे आप लोग ग्रेजुएशन करते हो, किसी का पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन होगा, किसी का हम बोल सकते हैं हिस्ट्री ऑनर्स होगा, किसी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होगा, किसी का मेडिकल साइंस में होगा, किसी का कॉमर्स के फील्ड में होगा, किसी का बीबीए जैसे फील्ड्स में हो सकता है। तो ऐसे कई सारे लोग हो सकते हैं जो कि अपने फ्यूचर को डिसाइड करेंगे, लेकिन उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? ऑप्शनल में ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 30-32 ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं, जिनसे कि आप उन सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं। इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। इन ऑप्शनल के भी ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2 होते हैं, 2 पेपर यहां पर भी होते हैं। तो इतनी सारी चीजें अगर आप पढ़ते हो और इसके साथ साथ एक एसे प्लस एक लैंग्वेज का कोई पेपर, लैंग्वेज बोले तो जैसे मान लो कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हो तो आप लैंग्वेज के तौर पर हिंदी ले सकते हो। बचपन में यार स्कूल में हिंदी तो पढ़ते ही थे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा ही कोई सिंपल, अरे लैंग्वेज का ना बहुत कम होता है परसेंटेज, मुश्किल से कितना होता है? 25%। 25% लेके आना, 100 में 25 नंबर लेके आना है बस आपको। इतना तो यार पा ही जाओगे। 100 में 25 नंबर बोर्ड एग्जाम में आते तो घर जाते पिताजी डंडा और मम्मी चप्पल और बेलन से पहले तैयार रहती। तो इसीलिए शर्म की बात नहीं है, इसमें 25 नंबर से ज्यादा ले आओगे क्वालिफाई, कोई टेंशन नहीं। और इन सब के बाद आपके प्रीलिम्स में एक भूचाल देता है कुछ लोगों को, उसका नाम है सीसैट। सीसैट जो है इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक आपका मैथ्स एस्पेक्ट होता है और एक आपका इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसे बचपन में पढ़ते थे ना कि भैया ये पहले पैसेज पढ़ो और इस पैसेज के बाद इसके क्वेश्चन का आंसर दे दो, तो वैसे यहां पर भी होता है कि पैसेज पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ो, उसके 4 ऑप्शन होंगे, कोई भी एक टिक कर दो। तो इतना इजी भी नहीं होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और यहां पर भी जो आपका पासिंग मार्क्स है ना वो 33% होता है। तो ये तो बात हो गई आपके बेसिक्स की। जिसको इतनी बात पता थी कोई बात नहीं यार, आगे और अच्छी बात करेंगे हम लोग। यहां पर हमने ये समझा कि यूपीएससी के सिलेबस में एक्चुअल में क्या क्या चीजें आती हैं, लेकिन अब हमारा बेसिक मकसद ये होना चाहिए कि इनको अप्रोच कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। सर ये तो पता ही नहीं है। तो शुरुआत करने के लिए आपको ना बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी कहां से पढ़ना चाहिए? तो लोग बोलते हैं कि यार देखो 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अब हम लोग जब सिलेबस उठा के देखते हैं या फिर इन किताबों को उठा के देखते हैं तो भाई साहब ये किताब होती हैं 40 से भी ज्यादा। तो क्या 40 से ज्यादा किताबें हम एनसीईआरटी की पढ़ेंगे और फिर हमारा बेसिक क्लियर होगा भाई साहब? फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स तो आगे आएंगी अभी। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है यार। छोटे बच्चे जो आपको चाचू मामू या फिर आपको मासी बुआ ये सब चीजें बुलाते हैं ना, अरे उन छोटे बच्चों की किताब छीन के पढ़नी है, एक दिन में की किताब खत्म हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग ना क्लास 6, 7, 8 इन सब की किताब पढ़ो। अगर आपका बेसिक नॉलेज स्कूल में थोड़ी शरारती कम की थी और ठीक ठाक पढ़ाई कर ली है और स्टैंडर्ड बुक्स उठा के पढ़ने पर समझ में आ रहा है, तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इनको पढ़ने की। तो मॉडरेटली इसको पढ़ना है, लेकिन इसको आप पढ़ो, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने आप को टाइमलाइन देके पढ़ो। नहीं तो होगा क्या, आप अगले 1 साल 2 साल 3 साल तक एनसीईआरटी ही पढ़ते रहोगे, इसी में उलझ के रह जाओगे। इसीलिए ना इसके लिए जो एक आइडियल टाइम आप अपने आप को दे सकते हो वो आप 6 से 8 महीने दे सकते हो कि विद इन 6 to 8 months हमें अपना पूरा एनसीईआरटी वाइंड अप कर देना है।
कम से कम एक रीडिंग तो ले ही लेनी है, सिंपल सी बात है ना। ये ले लिया भाई साहब, बेसिक आइडिया हो गया हमें एनसीईआरटी का। लेकिन एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है यार हमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इन सब में जाओगे ना, तो मैं बता देता हूं क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब जैसे इनके मैथ्स की किताब मत उठा लेना, इनकी इंग्लिश की किताब मत उठा लेना, हिंदी व्याकरण मत पढ़ने लगना इनसे। तो बेसिकली छोटे क्लासेस में सोशल साइंस के सब्जेक्ट आते हैं, उसमें सब आता है। साइंस का थोड़ा बहुत मुद्दा आता है, तो साइंस को ना अभी दरकिनार करके चलना, साइंस को मत पढ़ना। और भी बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमिक, तो इकोनॉमी की ना 11th क्लास में 2 किताबें हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो वाले पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे यहां पर, आपको कुछ पढ़ने हैं कुछ नहीं पढ़ने हैं, तो सारी किताबें नहीं पढ़नी है। इन 40 में से भी अगर आप बुद्धिमानी से पढ़ोगे तो ये घट के मुश्किल से 20 तक आ सकती हैं। उन 20 किताबों को सेलेक्ट करके पढ़ लो। एक किताब ऐसी भी हो सकती है जो 2-3 दिन में खत्म हो जाती है, तो इसलिए इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से इस ड्यूरेशन में आप पढ़ सकते हो इस चीज को। तो चलो, हमने 6 से 8 महीने अपना बेसिक पढ़ा, हमें मोटा मोटा आइडिया लग गया कि एनसीईआरटी से क्या क्या चीजों का आइडिया लग सकता है। देखो, एक तो आपके पॉलिटी सब्जेक्ट का आइडिया लग सकता है, आपका हिस्ट्री बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो सकता है, इतनी हिस्ट्री अच्छे से कवर हो जाएगी कि शायद आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, इतनी बढ़िया एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री इस एनसीईआरटी में दी हुई है। सिमिलरली हिस्ट्री में आप क्या छोड़ सकते हो, यहां पर आपको जितनी भी वर्ल्ड हिस्ट्री की किताबें मिले, उन वर्ल्ड हिस्ट्री किताबों को फिलहाल अभी के लिए छोड़ दो। क्यों छोड़ रहे हो, उसके पीछे रीजन क्या है कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपके मेंस का सिलेबस है, और भाई साहब इससे क्वेश्चन ही नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत मोटी किताब है यार, उसको क्यों पढ़ रहे हो, मत पढ़ो अभी के लिए। बेसिक्स वर्ल्ड हिस्ट्री से बनेगा नहीं उतना अच्छा, छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, अभी के लिए छोड़ दो। पॉलिटी, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज्योग्राफी, फिर इसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, छोटा सा साइंस। साइंस का भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आना, वहां पर ना मैं आपको साइंस के सिलेक्टेड चैप्टर्स बता दूंगा। मुश्किल से पूरी किताब मिला के 6 से 12 तक की 15-16 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और वो भी पूरे नहीं पढ़ने हैं। जो बड़े ऊंचे क्लासेस की सब्जेक्ट्स हैं उसमें सारे चैप्टर्स की बात नहीं करनी, छोटे छोटे चैप्टर्स की बात करनी है। तो उस चैप्टर में हो सकता है बस एक टॉपिक पढ़ना हो, तो वो लिस्ट में अभी आपको दे दूंगा, है ना, टेलीग्राम पर आके वो ले भी लेना, मैं आपको पिन भी करा दूंगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा और सब्जेक्ट्स खोजते हैं यार इसमें। क्या सोसाइटी किताबें मिलेंगी? बिल्कुल। कभी कभी आपको एक बहुत ही पतली सी किताब है जो कि सोसाइटी की किताब मिलती है, वो भी पढ़ लेना। हिस्ट्री की आपको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर की बहुत अच्छी किताब मिलेगी, वो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद यहां पर पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर, इन सब की किताब नहीं मिलेगी। फिर इकोनॉमी मैंने बता दिया। फिर आपको मिलेगा इसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कुछ नहीं मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा बस इतना ही था एनसीईआरटी। मतलब कि एनसीईआरटी पढ़ने का जो हमारा तरीका था, बस वो मोटे मोटे इन्हीं सब्जेक्ट्स को कवर करेगा, है ना। तो इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी भी लिख लो यार, हाँ गया इकोनॉमी, ये रहा इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी की बात की थी मैंने, है ना, तो मैक्रो इकोनॉमी भी पढ़ लेना। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक। और बायोलॉजी जब आप पढ़ते हो ना, साइंस में बायोलॉजी पढ़ते हो, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के एक लास्ट किताब में आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी 1-2 चैप्टर मिल जाते हैं, वही 1-2 चैप्टर पढ़ना होता है एनसीईआरटी से, तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस एनसीईआरटी इतना ही था, खत्म। इसीलिए बोल रहा हूं कि 6 से 8 महीने में खत्म कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इसमें और मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपकी क्या क्या बेहतर चीजें बन जाएंगी अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना एक्सटेंसिवली, तो आपका हिस्ट्री समझ लो काफी हद तक तैयार हो जा रहा है एनसीईआरटी पढ़ने से। 80%, 85% हिस्ट्री आप एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट होकर पढ़ सकते हो, उसी से पूरा खत्म हो जाएगा, उसके अलावा पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। तो एनसीईआरटी की हिस्ट्री जो है ना, ये काफी एक्सटेंसिव है, तो हिस्ट्री को आप आराम से भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये 6 से 8 महीने में यही कवर हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एनसीईआरटी के बाद क्या करोगे, 6 से 8 महीने बीत गए, उसके बाद बेटा आपको स्टैंडर्ड बुक्स पर चले जाना है ना, स्टैंडर्ड बुक्स पर चले जाना है। स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो ना बहुत सारी हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, सिमिलरली बहुत सारे लोग इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह पढ़ते हैं, और ऐसे ही और भी किताबें हैं स्टैंडर्ड बुक्स की, है ना। लेकिन
बहुत ज़्यादा किताबें स्टैंडर्ड बुक्स के फॉर्म में नहीं आती। जैसे कि एक आर्ट एंड कल्चर के लिए लोग नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं। क्या है? नितिन सिंघानिया। और इसके भी सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने होते, बाकी के चैप्टर्स थोड़े से, जैसे पपेट्री है, ये सारी चीजें हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। तो आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब बेसिक चीजें हैं। बाकी चीजें क्या होती है? बहुत सारी चीजें आपके करंट अफेयर से कवर होती हैं। तो एक मुद्दा हमारा करंट अफेयर्स का भी आता है। तो अगर आपका टारगेट बेटा क्या है? 2027, आपका टारगेट है 2028। इन टारगेट्स पर करंट अफेयर क्या अभी से पढ़ने लगे, रट डाले, नोट्स बना डालें? अरे कुछ नहीं करना है भाई। आपको सिंपल तौर पर क्या करना है करंट अफेयर्स के लिए? एक ना हमारा YouTube का चैनल है ओनली IAS एक्सटेंडेड, वहां पर जाना और वहां पर ना प्रीलिम बूस्टर एक ऋषभ सर है। ऋषभ सर आप लोग जानते ही होंगे यार, वैसे तो ऋषभ सर, हमारे प्यारे ऋषभ सर से ले लेना आप लोग प्रीलिम बूस्टर की क्लास। मुश्किल से 20 मिनट के आसपास की क्लास होती है। 20 मिनट का अगर 1.5 की स्पीड से भी सुनोगे तो 12-13 मिनट 14 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोग थोड़ी और गंभीर बातों को डिस्कस करना चाहते हो तो एक ना एडिटोरियल डिस्कशन आता है। एडिटोरियल डिस्कशन जो है ये आता है सुमित सर के द्वारा। सुमित सर लेते हैं। सुमित सर पिछले 8 साल से एडिटोरियल डिस्कशन को आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो सुमित सर जब ये एडिटोरियल डिस्कशन लेते हैं, ये होता है आपके अपने चैनल PW ओनली IAS पर। ये दोनों ना डेली इनिशिएटिव्स हैं, तो करंट अफेयर का पूरा भार इन दो चीजों पर डाल दो। और साथ ही साथ मैं स्पेशली आपको साइंस के लिए भी पढ़ा देता हूं। तो यहां पर जो प्रीलिम बूस्टर देख रहे थे, कौन से चैनल पर है? ओनली IAS एक्सटेंडेड। यहीं पर मैं आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीकली क्लास भी लेता हूं हर शनिवार को, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो यार। तो ये हो गया आपका पूरा मुद्दा, है ना। इस तरीके से आप धीरे धीरे करके इन सभी करंट अफेयर को बस पढ़ो, अभी बस पढ़ो, और कोई नोट्स नहीं बनाना है। बस ध्यान से उसको ध्यान लगा के, मन लगा के सुन लेना बस। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अभी कोई नोट्स नहीं बनाना है। जब आप 2027 वाले हो तो आप जनवरी 2026 से इसको थोड़ा सीरियस लेना, कंसीडर करना स्टार्ट करना। यहां पर जब अगर आप 2028 में हो तो आप जनवरी 2027 से इस करंट अफेयर को थोड़ा सीरियसली परसू करना स्टार्ट करना। हो सकता है तब तक अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत लग जाए तो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ऐसी किताबों, ऐसी न्यूज़पेपर को भी आप पढ़ना स्टार्ट कर देना। 27-28। अब यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा मुद्दा आता है। वापस से हम लोग चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस को हम लोग ने अभी तक सॉल्व कर लिया है। क्या वास्ट सिलेबस है यूपीएससी का? क्या हमें अब शेड्यूल कैसे करना है सबको? हमने इसको समझ लिया। हमने ये भी देखा कि प्रिपेयर कैसे करेंगे यूपीएससी के लिए, थोड़ा सा आइडिया लग गया। और स्टार्ट कहां से करना ये भी पता चल गया। अब यहां पर हम लोग शेड्यूल की बात करते हैं थोड़ा, कि हमें शेड्यूल कैसे करना चाहिए यार। ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है कुछ। शेड्यूल कैसे करना चाहिए, उस शेड्यूल पर हम आगे बढ़े ना, उससे पहले मैं आपको एक ये चीज दिखाना चाहता हूं, प्रायोरिटाइजेशन का एक ऑर्डर। आप लोग ना टाइम मैनेजमेंट में उलझ के रह जाते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग बहुत ही वाहियात से कामों को प्रायोरिटी दे के उसको करने की कोशिश करते हो। तो ना एक पावर ऑफ प्रायोरिटाइजेशन ये आपको आना चाहिए। ये कैसे आएगा आपको? ये ऐसे आएगा कि आपके लिए कोई काम अर्जेंट हो सकता है और कोई काम अर्जेंट नहीं हो सकता है। मम्मी सामने बेलन लेके खड़ी है कि बेटा दवा लेके आना, तो लेके आना है भाई साहब, अर्जेंट है ना। दवा किसी के लिए, किसी के हेल्थ को सही करेगा तो अर्जेंट है। कोई चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है और इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। अर्जेंट जो है वो आपके टाइम को डिनोट करता है। अर्जेंट है मतलब तुरंत करना है, और अर्जेंट नहीं है तो बाद में भी कर सकते हैं। कुछ है इंपॉर्टेंट जिसको करना है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं करना भैया, करना ही क्यों है नॉन इंपॉर्टेंट को। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी काम आपके लिए इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों है तो उसको तुरंत के तुरंत करो। इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट है तो तुरंत करना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अभी मत करो। उसके लिए एक टाइम डिफाइन कर दो कि भैया मैं इस काम को संडे को 11 बजे करूंगा। कहीं पर नोट डाउन कर लो, संडे 11 बजे तक उसको कर देना भाई साहब, है ना, क्योंकि बाद में कर सकते थे, संडे छुट्टी रहती है अपनी। फिर कुछ है नॉट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। कोई चीजें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तुरंत के तुरंत अर्जेंट दिखेगा। जैसे कि दोस्त का फोन आया है, और भाई बंटी क्या चल रहा है भाई, तुझे पता है आज रिया का बर्थडे है यार, वो पार्टी दे रही है भाई, जल्दी आ जा। तो आपको लगेगा कि यार अर्जेंटली जाना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। रिया आपको जानती है, भाव ही नहीं देती, तो फिर क्या करोगे? उसके बर्थडे पार्टी में जाना मतलब कि टाइम वेस्टेज। अवॉइड कर सकते हो,
इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्या करोगे? डेलीगेट, दोस्त को बोलना कि भाई तू ही चला जा यार, मेरे पास कुछ और इंपॉर्टेंट काम है ना? थोड़ा दिल पे पत्थर रख के कर लेना, ऐसा कोई बात नहीं है। और कभी 10 12 15 बार में एक बार चले भी जाना, उतनी भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक आता है कि कोई अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो भैया उसको डिलीट कर दो, ना उसको करना है और ना जल्दी और ना बाद में, कभी नहीं करना है। वो ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ना ही आपके लिए अर्जेंट है, उस काम को डिलीट कर दो अपनी लिस्ट से, करना ही नहीं है, बात खत्म। तो इसके बेसिस पर अगर आप यूपीएससी सिलेबस के टाइम स्लॉट्स को डिफाइन करोगे तो कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि ये बेटा बनाते हैं आपके बेस, और ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी डिफाइन करती है, जैसे कि पॉलिटी, जैसे कि ज्योग्राफी, जैसे कि इकोनॉमी, जैसे कि हिस्ट्री। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हीं से इंटरलिंक्ड है बाकी के सब्जेक्ट्स। जैसे कि अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो तब आपको गवर्नेंस समझ में आता है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट समझ में आता है, जब आप इकोनॉमी पढ़ते हो तो आपको एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी का इनडायरेक्टली हर जगह उपयोग है। हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको अपने हिस्टोरिकल टाइज के मुकाबले इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो उसके मुकाबले बाकी देश से क्या संबंध है। ज्योग्राफी अगर पढ़ते हो तो सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि आप इंटरनल सिक्योरिटी को भी रिलेट कर देते हो कि भैया नक्सलवाद किस क्षेत्र में यहां पर उखड़ा है, या फिर हम देखते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर, छिप छिप के लोगों को वॉर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां का टेरेन ऐसा था। तो कैसे पता चलेगा? ज्योग्राफी पढ़ के पता चलेगा। इसीलिए इन सभी सब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा लिंक्ड है बाकी के सब्जेक्ट्स, तो ये आपका नींव बनाती है। तो ये आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर में टॉप पर होना चाहिए। और टॉप पर क्यों होना चाहिए? एक और रीजन है। अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम देखते हो तो फिर यहां पर पॉलिटी और ज्योग्राफी क्या है भाई साहब? पॉलिटी और इकोनॉमी ले लेता हूं मैं अभी के लिए। पॉलिटी और इकोनॉमी से मिलके आते हैं कम से कम 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। तो 25 1/4 हिस्सा तो यही लेके आ रहे हैं भाई साहब। तो इनको पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। और इनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आपने अपना बेसिक फंडा क्लियर किया है तो इनके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस लगते हैं। इसीलिए ये आपको रैंक देते हैं, इसीलिए आपको सिलेक्शन देते हैं। इनको प्रायोरिटी पर रखो, माई बाप बना के चलो, इनको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सिमिलरली आपका ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट तो है, लेकिन इससे यूपीएससी काफी क्वेश्चंस पूछ लेती है। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो इससे लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अगर आपकी मेंस की बात करें तो इस मेंस का जो पेपर है बेटा वो 250 नंबर का होता है, और इस 250 में से आप अप्रोक्सीमेटली 100 नंबर के आसपास देख सकते हो ज्योग्राफी के सेक्शन से। तो अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है यार ये, तो इसलिए ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी है। अब ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री का नंबर आता है। हिस्ट्री के 6 सब्जेक्ट, मतलब कि एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, अरे 6 नहीं लेते हैं अभी, सिर्फ यही 3 लेते हैं और आर्ट एंड कल्चर ले लेते हैं। इन 4 को मिला के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स में, और आपका जो अगला मेंस का होता है उसमें कम से कम नहीं तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इंपॉर्टेंट है भाई साहब, हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसीलिए आपको इन सभी सब्जेक्ट्स को क्या बनाना है? अपना माई बाप बनाना है। लेकिन देयर आर समथिंग जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि यार ये एड ऑन है, लेकिन ये नंबर बहुत बढ़िया दिलाते हैं। उनमें से कुछ एक सब्जेक्ट जो है वो हाईली करंट अफेयर ओरिएंटेड है। ये सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? ये है इन्वायरमेंट, ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है इंटरनेशनल रिलेशंस। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि आप करंट अफेयर पढ़ते रहोगे तो थोड़े टॉपिक्स अपने बनते रहेंगे। और अगर इन सभी सब्जेक्ट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारे पास एक संभव बैच भी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अभी आपके YouTube चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां पर जाके मंडे टू सैटरडे रेगुलर बेसिस पर क्लासेस चलती हैं, डेली 6 बजे शाम में। इन सब्जेक्ट्स को, किसी भी सब्जेक्ट्स को पकड़ के आप स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो। वहां पर मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ना आप ये सारी चीजों की प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करोगे। प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर आप शुरुआत करना चाहते हो, आप एक बिगिनर हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पॉलिटी या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करने की। आपको यूपीएससी की फीलिंग देता है ये दोनों, इसीलिए ये सब्जेक्ट्स आपको पसंद आते हैं। अगर आप थोड़े टेक्निकल पर्सन हो, बीटेक वीटेक करके आए हो, आपको टेक्नोलॉजी या फिर कोई टेक्निकल नॉलेज लेना पसंद है, तो आप ज्योग्राफी से भी स्टार्ट कर सकते हो।
है ना। तो इन सभी सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे तो मजा आएगा पढ़ने में, मजा आएगा तो यार यूपीएससी में और अंदर 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 घुसते जाओगे। ये पूरा मुद्दा किसका हो गया भाई साहब, हम कैसे सिलेबस को डिफाइन करें, टाइमलाइन कैसे ले। अब इनका एक बार टाइमलाइन भी देख लेते हैं। मानते हैं कि आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हो और कुछ लोग हैं ऐसे हैं जो 2028 के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब 2027 की तैयारी करने वाले लोगों के पास मुझे लगता है कि 25, 26, 27 3 साल ले लेते हैं। 3 साल का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली 1000 दिन बचे हैं आपके पास, है ना। और इनके पास चलो 300-350 दिन और ले लेते हैं, इनके पास 1350 दिन बचे हैं, मोटा मोटा ऐसा ही है। इन 1000 दिन के अंदर अगर मैं आपके सब्जेक्ट्स को एक बार काउंट करूं, कहां गया भैया, ये रहा सब्जेक्ट्स काउंट करूं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 सब्जेक्ट्स हैं। तो 23 सब्जेक्ट्स को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूं, कहां गया भाई, हाँ 1000 से 23 सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देता हूं तो 25 सब्जेक्ट मान लेते हैं। 25 सब्जेक्ट का मतलब है कि एक दिन के लिए आपको कितने दिन मिल रहे हैं, आपको 40 दिन मिल रहे हैं 40 दिन मिल रहे हैं बस। सही कैलकुलेट किया क्या मैंने, 25 सब्जेक्ट्स इंटू 40 डेज, ये कितना होगा, 1000 दिन। ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हैं सर, क्या मेरे पास सिर्फ 40 दिन है एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए? हाँ बेटा हाँ, ये असलियत है जो कि तुमको नहीं पता है, लेकिन है यही। समझ पा रहे हो, एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 40 दिन। बीए मैंने 25 सब्जेक्ट क्यों ले लिया, अरे रिवाइज करोगे भाई साहब, करंट अफेयर पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, आंसर राइटिंग करोगे, तो एक सब्जेक्ट को 40 दिन से ज्यादा नहीं मिलने का। अगर 3 साल बाद पेपर देना है तब भी। अब आप सोच सकते हो कि यार ये तो फंस गए हम, हमें लगता था ये अफरात टाइम है मेरे पास तो। अच्छा अब तो पढ़ना पड़ेगा फिर तो। यस बेटा, पढ़ना पड़ेगा आपको और स्पीडली पढ़ना पड़ेगा। लगता है 3 साल, कब खत्म हो जाएगा, हवा में धुआं हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अब इसी तरीके से यहां पर अगर मैं बोलता हूं ना 1350 दिन है, तो इनको मैं बोलूंगा यार एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास ज्यादा उछलो मत, आपके पास चलो 52 दिन के आसपास मिल जाएगा, है ना। 50 दिन ले लो आप, है ना, 50 डेज, 10 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। 25 सब्जेक्ट हैं, 250 वैसे, और चलो 100 सब्जेक्ट है तो 4 दिन और 54 दिन मिल रहा है वैसे तो इनको, है ना, 54 डेज के आसपास मिल रहा है। लेकिन ये अभी ना अपने आप में एक हम बोल सकते हैं इल्यूजन है। क्यों, मैं बताता हूं आपको। जो ये 2027 वाले बच्चे हैं ना, इनको जो 40 दिन मिल रहा है, ये जी तोड़ मेहनत करके अभी से ये अगर 6 घंटे डेली भी पढ़ते हैं, 6 आवर्स डेली पढ़ते हैं, तो 1000 दिन में ये अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं 6000 आवर। वैसे तो ये फेक है, इतना कोई पढ़ता नहीं है। 4000-5000 घंटे आप लोग पढ़ोगे मुश्किल से, है ना। इनके पास ना बहुत सारा काम और भी होएगा। ये बीच बीच में कॉलेज को थोड़ा सा और देखेंगे, कुछ प्रिपरेशन और भी कर सकते हैं। इनके लिए अगर ये 54 दिन में मिल रहा है और ये अपने लिए सिर्फ 4 आवर्स निकाल रहे हैं, 4 आवर्स, तो आप कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 1350 में अगर 4 घंटे से इसको गुणा कर देते हैं, हम लोग का आ जाएगा 26, 52, 52 और 54, मान सकते 5,500 घंटे। तो आप देख पा रहे होगे ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा भाई साहब। कोई 2028 में पढ़ रहा होगा तो वो कम पड़ेगा, जायज सी बात है। जो 2027 में पढ़ रहा हो, अब ऐसे ही अगर कोई 2025 वाला होगा, 2026 वाला होगा, तो बेटा फॉर श्योर है कि ये 10 से 12 घंटे की पढ़ाई कर रहा होगा। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि बेटा पढ़ते सब लोग उतना ही है। आप वही चीज 3 साल में पढ़ रहे हो, वही चीज 4 साल में पढ़ रहे हो, वही चीज कोई 2 साल और 1 साल में भी पढ़ता है, बस वो अपने नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ा देता है। तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं कि इफरात टाइम है, आपके पास भी लिमिटेड टाइम ही है, क्योंकि आपके पास बाकी के काम भी करना बहुत जरूरी है। आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आ जाएंगे, उनको आप दोगे, है ना। सेमेस्टर एग्जाम्स को भी तो देना, ग्रेजुएशन तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है भाई साहब, उसके बिना तो यहां कुछ नहीं होने का है। तो इसलिए ये सब तो चाहिए ही आपको। तो ये सारा आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे, अपने सब्जेक्ट्स को इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में डिफाइन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके भाई, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पर हम लोग बोल रहे थे कि हाउ टू मैनेज टाइम। अब इतना जो 6 घंटे निकालने की बात है, ये 6 घंटे हम लोग लेके कैसे आएंगे। कोई बात नहीं है, देखते हैं। देखो
उससे पहले मैं आपको ये एक टाइम से ही रिलेटेड, टाइम कैसे मैनेज करोगे यहां पर मैं आपको बताता हूं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। प्रोक्रास्टिनेट कैसे करते हैं? यार कल करेंगे, परसों करेंगे। अरे परसों मेरा लकी डे है भैया, महीने की 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, साल के 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा, कल 12 बजे मेरा बुद्धि खुलेगा और मैं तभी स्टार्ट करूंगा। अरे ऐसे कई सारे बहाने मिलते रहेंगे, प्रोक्रास्टिनेट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। एक्ट इन द प्रेजेंट, डू नाउ, अभी के अभी करना है। तो प्रोक्रास्टिनेशन जब भी आएगा ना, तो धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और आप उसको आगे टालते जाओगे तो आपका पेन बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ेगा। फिर एक दिन आप जाओगे, अरे यार अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। द मोमेंट यू टेक एक्शन, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, आपका पेन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ दिन के बाद आप बहुत ही नॉर्मल फील करोगे और वापस ये पेन अपने बहुत ही मिनिमम लेवल पर हो जाएगा। पेन तो तब भी होगा भाई, पढ़ने में दर्द होता है, ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग लगता है ना, तो पेन तो रहेगा, खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन खुशी भी मिलेगी इसके साथ साथ, ठीक है। तो बैलेंस भी हो सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट का पूरा मुद्दा यह है कि आपको इस वाले टाइम को मिनिमम करना है, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है। जो करना है उसको अभी एट प्रेजेंट में करना है। तो अब मैनेज कैसे करोगे टाइम को? मान लेते हैं कि आप एक कॉलेज या फिर एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका कि ज्यादातर टाइम, हम बोल सकते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कुछ ना कुछ करने में समय निकल जाता है। कॉलेज जाते हो, वहां पर कुछ इधर उधर करते हो, वो सब बात अलग है ना। अब मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि इसके बाद आपके पास रात में 10 बजे तक सोने से पहले आपके पास अभी भी 6 घंटे वैसे हैं, बट मैं आपको 4 ही घंटे दिखाता हूं, ठीक है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने? 4 ही घंटे हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद थोड़ा खाओगे पियोगे, घर पर बैठोगे, दोस्ती यारी में बातचीत करोगे इधर उधर, रात में भी किसी को फोन करना होता है, हालचाल लेना होता है, खाना खाया कि नहीं पूछना होता है, तो ये सब के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए अपने को, है ना। तो 4 घंटे मान लेते हैं। अब हमें 2 घंटे की जरूरत है भाई साहब, चाहिए 2 घंटे और चाहिए। 2 घंटे कहां से मिलेगा? कॉलेज जाने से पहले। आप सुबह 6 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 6 से 7 अपना टाइम फिक्स कर लो, 1 घंटे यहां निकालो। इस तरीके से जो 9 से 4 आप पढ़ते हो ना, 9 से 4 के बीच में आप एक टारगेट दो अपने आप को करंट अफेयर पढ़ने का। तो मैं तो 2 वीडियोस की बात कर रहा हूं, एक 30 मिनट की एडिटोरियल डिस्कशन और आपका एक 15-20 मिनट का आपका प्रीलिम बूस्टर। अगर इनको आप ध्यान से 1.5 की स्पीड पर भी सुनते हो तो इसका टाइम आपका अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट और इसका टाइम अप्रोक्सीमेटली आपका 14 मिनट हो जाएगा। अब यहां पर 20 और 14 कितने हो गए? 34 मिनट। कभी ज्यादा लगा तो यार 40 मिनट हो जाएगा एट मैक्स। तो आप अपने कॉलेज से ये 40 मिनट निकालो और जो बचा हुआ 20 मिनट है उसमें ना थोड़ा सा इसको बस ऐसे दिमाग में याद करने की कोशिश करो कि क्या पढ़ा था, अच्छा ये बताया था, यस यस यस, ओके, रिवाइज करने की बात है। इतना आपको 6 घंटे मिनिमम टाइम देना ही देना है अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में, तब जाके आप इस टाइम जोन पर अपना काम कर पाओगे। तो अब उसी के हिसाब से अपने सब्जेक्ट डिफाइन करो। सब्जेक्ट डिफाइन करने के बाद उसको उतने दिन से मल्टीप्लाई करो, कितने चैप्टर्स हैं उसको, कितने चैप्टर को इतने दिन में कंप्लीट करना है, वो सब आप खुद ही बना लोगे। आपको बस ये एम्पावर मुझे करना था जो मैंने कर दिया। अब यहां पर आपके अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो मैंने बताया नहीं कि ये टाइम मैनेज कैसे करोगे। टाइम यार मैं जो बोल रहा हूं कॉलेज के बीच में, यार सारे कॉलेज के पीरियड्स में ऐसा नहीं होता है कि भाई साहब आपको पढ़ाई करनी है, जहां पर गोला मारना है। अगर इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं है तो यूपीएससी के खातिर इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, थोड़ा सा दे दो। उसके बाद कभी कैंटीन में बैठ के जो गप्पे मारते हो, कभी इसके साथ घूम रहे हो, कभी उसके नोट्स की फोटोकॉपी कराने जा रहे हो, ये सब थोड़ा सा कम करो बेटा, यहां पर ध्यान दो। कान में हेडफोन लगाओ और सन्नाटे में एकदम आके बातचीत सबसे छोड़ के थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन तो करनी है यार, घूमते टहलते कर लो। कॉलेज में एनी हाउ ये आपको करना है। अगर नहीं कर सकते तो कॉलेज आने जाने में जो आपका कम्यूटेशन पीरियड होता है उसमें इन सब चीजों को करने की कोशिश करो, तो कर लोगे। 1 घंटे पक्का निकाल जाता है। ये मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बता दिया कि सर ये काम करता है, तो मैं अब इस पर फॉर्म बिलीव रखता हूं। अब हमारा जो अगला पोर्शन है वो ये है कि हमें रिवाइज कैसे करना है और नोट्स किन के बनाने हैं और आंसर राइटिंग कैसे करना है। चलो एक एक करके इनको भी देख लेते हैं फटाफट से। बस हम सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन के लिए। रिवाइज करने का ना मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं। देखो बेटा, मैं ये हमेशा सबको बताता हूं और बताता भी हूं, ये है आपका रिटेंशन पावर, ये आपका रिटेंशन याददाश्त है आपकी ये, और ये है आपका टाइम। ये मान लो डे 1 था, ये डे 2 था, ये डे 3 था, ऐसे ऐसे करते करते ये डे 7, आगे कुछ भी चलेगा।
यहां पर रिटेंशन आपकी 100% थी, मतलब कि द मोमेंट यू स्टडीड आपको 100% सब चीजें याद थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसी दिन में आपने काफी चीजें भुला दी, अगले दिन तक आते आते 50% से भी कम चीजें याद हैं, और उससे भी आगे हम बढ़े तो पता चला भाई साहब 25% बस याद है, अब कुछ नहीं याद है। तो हमें एक तो दूसरे दिन जो हमने पढ़ा था उसका एक पोर्शन वापस से 100% पर पहुंचा देना है। इससे क्या होगा कि एक रिवीजन दिया हमने तो हमें फिर से पूरी चीजें याद आ गई। अब हमारा ग्राफ जो है वो ऐसे जाएगा। अगर हमने 7 दिन तक जो हम पहुंच रहे थे उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लिया तो हमारा जो अनंत काल तक का याददाश्त है वो भी बन सकता है। तो आपको हर दिन रिवाइज करना है और हर 7वें दिन रिवाइज करना है, मतलब कि जो संडे का टाइम है वो पिछले 5 दिन में क्या पढ़े हो वो एक बार देखना पड़ेगा यार। और हर दिन रात में सोने से पहले आज पूरे दिन भर में क्या पढ़ा है उसको एक बार आंखें बंद करके जरूर से रिवाइज करो, और कल क्या पढ़ना है उसके बारे में भी सोच लो। हार्डली इट विल टेक अराउंड 10 to 15 मिनट। कुछ नहीं याद आता है तुरंत उठो, किताब खोलो, देखो और वापस से लेट के फिर से याद करने की कोशिश करो, रिवाइज करने की कोशिश करो। इस तरीके से है ये पूरा का पूरा गेम, ऐसे ही चलना है। और नेक्स्ट डे अपने कॉपी को आगे बढ़ने से पहले पुराने पन्नों को भी एक बार फटाफट से पलट के देख लो। तो ये रिवीजन का टेक्निक ये आपको करना ही करना है ना। यूपीएससी इज ऑल अबाउट रिवीजन। रिवीजन नहीं किए कितना भी पढ़ लोगे कुछ नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो था कि हम नोट्स किनका बनाएं। देखो नोट्स बनाने का जरूरत किस लिए होता है, वाई वी मेक नोट्स। एक ही आंसर है, बस एक आंसर है इसका कि भाई साहब जब एग्जाम पास आए ना तो उस टाइम पर हमें रिवीजन का एक अच्छा सोर्स मिलना चाहिए। बस रिवीजन फ्रेंडली सोर्स हमारे पास होना चाहिए, बस इसीलिए होता है कि भाई उतनी मोटी एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ पाएंगे। वैसे तो एम लक्ष्मीकांत का नोट्स नहीं बनाना चाहिए, वो अपने आप में ही इतना अच्छा सुंदर सा किताब है, उसको सारा चीज लिखोगे तो एक नई किताब आप भी लिख दोगे, बस और कुछ नहीं होगा। तो हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए, जैसे कि मैं बताता हूं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब इतने ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ हैं, अगर इनके आप नोट्स बनाते भी हो तो आप सारे नोट्स अपने कंपाइलेशन में नहीं ला पाओगे। इसीलिए जरूरत यह है कि आप क्या करो, उन चीजों के नोट्स बनाओ जिनके कि आप एक्चुअल में शॉर्ट फॉर्म्स में चीजों को लिख सकते हो। जैसे कि कोई टॉपिक पढ़ा आपने और उस टॉपिक के थोड़े से एक पेज में नोट्स बना दिए, बस ये आपका नोट्स, ये आपको काम आएगा। लेकिन अगर आपने फिर से एक नई किताब लिख दी है तो वो काम नहीं आएगा। तो इसका मतलब है करंट अफेयर का नोट्स बनाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं बनाना चाहिए यार। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि आप ना कंपाइलेशन कर ही नहीं पाओगे यार। हर दिन 10 न्यूज भी पकड़ोगे तो 365 दिन में 3,500 से ज्यादा न्यूज हो जाएंगे। ये तो 1 साल की बात है, लगभग 2 साल का पढ़ना होता है, तो 7,000 न्यूज लेके तो नहीं जा सकते हो नोट्स में। तो इससे अच्छा है कि यार फाइनल ना कंपाइलेशंस वगैरह हम लोग भी बना के दे देते हैं कि पिछले 500 दिन का करंट अफेयर का ये रहा, इंपॉर्टेंट वाले सारे यहां पर लिखें, तो साल के अंत में वैसे भी मिल जाता है। इससे अच्छा है कि आप ना मंथली मैगजीन पढ़ लो हमारा। मंथली मैगजीन क्या करता है, रिवीजन फ्रेंडली होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो 100 पेज में डिफाइंड होते हैं। तो आप टारगेट दे सकते हो कि हर दिन मेरे को 3 पेज पढ़ना है इसका। अगले पूरे 1 महीने में 3-4 पेज पढ़ोगे, आपका वो मैगजीन खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने करंट अफेयर को टारगेट कर सकते हो। इसका नोट्स मत बनाना, इन सब्जेक्ट्स के भी नोट्स मत बनाना। नोट्स सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के बनाना जो कि आपको सच में वैल्यू एडिशन दे, जिनको कि आप 10 सोर्सेस से पढ़ रहे थे लेकिन आपने एक नोट्स बना दिया, जिससे कि अब वो 10 सोर्सेस खोलने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह वो सारी चीजें इकट्ठा हो गई। नोट्स बनाने का एक स्मार्ट तरीका ये भी होता है कि आप अपना ही किताब खोलो, अपने ही किताब में देखो कि ऊपर जगह है, यहां बगल बगल जगह है, यहां पर जगह है, इस पूरे पेज का सार यहीं पर लिख लो अगर जरूरत लगे। यहीं पर कुछ अंडरलाइन हाईलाइट कर दो, ताकि जब भी इस पेज को सामने से पढ़ो तो जितना आपने लिखा है सिर्फ वो पढ़ो, जितना हाईलाइट किया है वो पढ़ो। मतलब वो पेज पहली बार पढ़ने में शायद 10 मिनट लगा हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और उसके बाद रिवाइज करने में शायद 15-20 सेकंड में ही हो जाए। तो ये स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी भैया, रिवीजन के लिए बहुत ही जरूरी है ना। तो नोट्स बनाने का ये वाला तरीका भी सही है। तो जरूरी नहीं है हर बार नोट्स हैंड रिटन होना चाहिए, नोट्स ऐसे भी हो सकते हैं, किताब में भी बना सकते हो आप। तो अपने किताब को ही नोट्स बना लो, सबसे बढ़िया बात है ये तो, है ना। तो ऐसे स्मार्ट तरीके से सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स के ही नोट्स बनाने, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स नहीं बनाने भाई साहब। और नेक्स्ट है आपके आंसर राइटिंग के लिए। देखो आंसर राइटिंग क्या होती है। आंसर राइटिंग ये कोई नया तीर नहीं है जो कि आपको उसके लिए तीरंदाजी सीखने की जरूरत है।
ये वो एग्जाम है बेटा जो आप लोग बचपन से लिखते आ रहे हो, क्लास 1 से लेके आप सब्जेक्टिव आंसर ही लिखते आ रहे हो, है ना। अपने बोर्ड एग्जाम्स में सब्जेक्टिव लिखे होंगे, ग्रेजुएशन में हो तो भी सब्जेक्टिव पेपर ही देते हो, तो आराम से ये सब चीज कर सकते हो आप, है ना। तो आंसर राइटिंग को लेके आपको पहली बात तो डरना खत्म कर देना है, फियर नहीं। 3 चीजों को पकड़ के चलना हमेशा। जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है, इंट्रोडक्शन। अब मान लो कि 150 वर्ड है, 150 वर्ड का क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वर्ड लिमिट को मेंटेन करना है। उसमें अगर 2 क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज दिस, enumerate द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट इज दिस, तो आप इंट्रोडक्शन में सबसे पहले उसको डिफाइन करना स्टार्ट करो, नॉट मोर देन 25 वर्ड्स, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद बॉडी पर आ जाओ, बॉडी पर लिखो जो क्वेश्चन पूछा है कि एप्लीकेशन पूछा था तो लिखो कि एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी आर एज फॉलोज। पहला पॉइंट दिया, हेडिंग डाला, उसके बारे में लिखा 1 लाइन और नीचे एक एग्जांपल दे दिया या फिर कोई डेटा फैक्ट दे दिया, कुछ भी। पॉइंट नंबर 2, इन तीनों में से सारे नहीं देने, कोई भी एक दे देना। फिर दूसरा पॉइंट डाला, लिख दिया, तीसरा पॉइंट डाला, लिख दिया, चौथा पॉइंट डाला, लिख दिया। अब ये सारे की सारी चीजें आपको 100 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है, 100 वर्ड्स ओनली। इसीलिए सिर्फ आप 4 ही 5 पॉइंट लिख पाओगे, इसमें इससे ज्यादा लिख भी नहीं पाओगे अगर आपको जस्टिफाई भी करना है। उसके बाद अगेन कंक्लूजन पर आओगे, तो कंक्लूजन इज ऑल अबाउट वे फॉरवर्ड, कि भाई साहब अच्छा ये सब में हेडिंग नहीं डालना है ना, ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होगा, लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन होगा। तो कंक्लूजन जब लिखते हो तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक वे फॉरवर्ड तरीके से कुछ भी लिख दो। मान लो कि अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो अब लिखो कि यार फ्यूचर में बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे डिसीजेस जो अभी तक इनक्योरेबल थे उनको भी क्योर करने का मौका मिलेगा। और एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख देते हैं कार्टी सेल थेरेपी लिख सकते हैं, जीन थेरेपी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे 1-2 एग्जाम्पल्स को लिख के आप बस उसको कंक्लूड कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कंक्लूड योर आंसर। और ये तीनों ही चीज हर जगह होनी चाहिए। तो ये वही मेथड है यार जो बचपन में स्कूल में लिखते थे, जो कॉलेज में लिखते हैं, वही वाला मेथड है, कुछ अलग से नहीं है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका जो सिलेबस है वो मैं अभी के अभी आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दे रहा हूं। ये कहां मिलेगा आपको, इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डोंट वरी। ये सारी चीजें मैं अपडेट कर दूंगा और आप फटाफट से उन चीजों को अपने साथ प्रिंट आउट निकलवा के उनको देखना स्टार्ट कर दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं भी प्रिंट करोगे तो भी चलेगा, बहुत ज्यादा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का मैं अपडेट कर दे रहा हूं। उसके बेसिस पर आप लेकिन अपने सिलेबस का तो प्रिंट जरूर से निकालना, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उन सब के बारे में डिस्कस करना। और अगर अभी भी कोई डाउट आता है तो मुझे इस टेलीग्राम पर अप्रोच करके आप पूछ सकते हो मुझसे कि सर स्टिल मुझे इस बात में थोड़ा सा डाउट है, आप कैसे सॉल्व करेंगे बता देना। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो से कुछ तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिली होगी। एटलीस्ट यू विल बी मोटिवेटेड इनफ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट दिस एग्जाम प्रिपरेशन। तो इस वीडियो का यही माध्यम था। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।